ये नियमित रूप से चल रहा है। 2018 में जब यही रफीक मंडेलिया कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ थे, उसमें भी शहरी क्षेत्र में रफीक मंडेलिया 6,800 के लगभग वोटों से बढ़त लिए थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ ने 8,650 के लगभग बढ़त प्राप्त की थी। कुल 1,90,000, माफी चाहूंगा, 1,80,000 वोटों का मतदान हुआ था। ये तो 2018 का परिणाम था। आज 2023 है और कल रविवार को इस 2023 के विधानसभा चुनाव का ईवीएम खुलने के बाद मतदाताओं ने किसको चुना है, शहरी क्षेत्र में किसको चुना है, ग्रामीण क्षेत्र में, यह खुलासा हो जाएगा और उसकी पूर्व संध्या पर हम ये चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस बार 1,80,000 के स्थान पर 1,96,000 वोट पड़े हैं, यानी 16,000 वोट पिछले चुनाव से ज्यादा पोल हुए हैं। और शहरी क्षेत्रों में 74,000 कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,22,000 के करीब वोटों का मतदान हुआ है, जिनमें से चूरू शहर में, चूरू नगर परिषद क्षेत्र में 67,975 वोटों का मतदान हुआ है और कुल मत है 90,402। तो रतन नगर में 10,500 के करीब कुल मत हैं और लगभग 7,000 वोट ईवीएम में डाले गए हैं। ये मोटा मोटी जो मतदान है वो हुआ है। अब हम बात करते हैं चूरू शहर के उन बूथों की जहां पर हम कह सकते हैं कि चूरू शहर में ये बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आते हैं। तो इसमें मदीना मुसाफिर खाना के 2 बूथ, तेलीवाड़ा स्कूल नंबर 15 के 2 बूथ, शारदा विद्यालय में कुल 3 बूथ हैं, लेकिन 1.5 बूथ के करीब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आते हैं। तो पटवार विश्रांति गृह नगर परिषद के ठीक सामने आधा बूथ का हिस्सा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गिना जाता है। सेंट्रल स्कूल चूरू में 2 बूथ हैं, उनमें से 1 बूथ के करीब मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। सामुदायिक भवन वन विहार आधा बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। लोहिया कॉलेज चूरू जहां 2 बूथ हैं, 1 से 1.25 बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र के दोनों बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में माने जाते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में 2 बूथ हैं, जहां 1.5 बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गिना जाता है। तो बालिका महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज के 2 बूथ हैं, जहां 1.5 बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में माना जाता है। जैन केसर बालिका विद्यालय का 1 बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गिना जाता है। बैदों की धर्मशाला में 2 बूथ हैं, जहां 1.5 बूथ
मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। स्कूल नंबर 4 2 बूथ हैं, जहां एक बूथ मुस्लिम बहुल के रूप में देखा जाता है। वाल्मीकि बस्ती में पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के क्षेत्र के जो मत हैं, उनके 2 बूथ हैं, जिनमें से 1.5 बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। बागला स्कूल चूरू में 3 बूथ हैं, जिनमें से 1.5 मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। पूर्णानंद संस्कृत विद्यालय का 1 बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। नानीबाई मर्दा स्कूल पंखा रोड, इसमें 3 बूथ हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। गोपाल पाठशाला के 2 बूथ हैं, जो मूलतः SC/ST वार्ड है, लेकिन लुहार मुस्लिमों के वोटों की संख्या को देखते हुए आधा बूथ इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। रेलवे कॉलोनी की स्कूल का आधा बूथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में ही आंका जाता है। यानी 68 जो चूरू शहर के बूथ हैं, उनमें से 22 बूथ ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। तो इन 22 बूथों में हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया अच्छी खासी बढ़त लेंगे। तो दूसरी ओर सैनी समाज यानी माली समाज, जिन्होंने इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मॉडल मानकर तथा रफीक मंडेलिया द्वारा चूरू नगर परिषद में सभापति के पद पर मूल ओबीसी की पायल सैनी को सभापति बनाने को के कारण इस बार पिछले लंबे समय बाद कांग्रेस की ओर मूव किया है। और कांग्रेस की ओर मूव करने वाले जो सैनी समाज बाहुल्य के बूथ हैं, उनमें गोयनका स्कूल के 2 बूथ, भूतियाबास मर्दा स्कूल के 1.5 बूथ, स्कूल नंबर 4 जिनका हमने पहले जिक्र किया, आधा हिस्सा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आता है और आधा हम सैनी समाज के बहुल का मान सकते हैं। तो बजाज गेस्ट हाउस और धानुका धर्मशाला में 3 बूथ हैं, उनमें से आधा बूथ सैनी समाज डोमिनेटेड है। खेमका सती मंदिर के पास सरकारी स्कूल में 2 बूथ, जिनमें से 1 बूथ हम सैनी डोमिनेटेड मान सकते हैं। तो 1 बूथ नयाबास में और आधा बूथ आसेरी गेस्ट हाउस को भी हम सैनी समाज के डोमिनेटेड वार्ड के रूप में देख सकते हैं। ये कुल 7 बूथ होते हैं और हम 22 मुस्लिम बाहुल बूथों में इन 7 बूथों को भी जोड़ देते हैं तो 29 बूथ टोटल होते हैं 68 में से। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के बूथों की। मोहल्ला खटीकान के 1.5 बूथ, गोपाल पाठशाला का 1 बूथ, वाल्मीकि कबीर पाठशाला के 2 बूथ, आसेरी गेस्ट हाउस का आधा बूथ, 1/4 हिस्सा नानीबाई मर्दा स्कूल का, 1/4 हिस्सा अन्य जैसे रेलवे में सरकारी स्कूल का है, उनको हम
अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के 6 बूथ होते हैं और इन 6 को भी हम हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति के वार्डों में दोनों तरफ आमने सामने के जो मजमे लगे हुए थे मतदान के दिन वो धड़े बराबर के थे, लेकिन यदि फिर भी हम इन्हें कांग्रेस के वार्ड मान लें तो 29 और 6 33 बूथ होते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति के 6 के 6 बूथ कांग्रेस डेमोनेटेड मानना तर्कसंगत नहीं है। फिर भी अगर मान भी लेते हैं तो 35 बूथ चूरू शहर में 68 बूथों में से कांग्रेस के पक्ष के बूथ हो सकते हैं, जिनमें रफीक मंडेलिया को अच्छी बढ़त मिल सकती है। और इन बूथों पर अगर हम प्रति बूथ भी 1000 वोटों की बढ़त माने तो कुल 35,000 वोटों की बढ़त हम मान सकते हैं इन 35 बूथों में। लेकिन जो बचे हुए 33 बूथ हैं उन बूथों में ब्राह्मण, बनिया, सिंधी, प्रजापत, सोनी, दर्जी, स्वामी, नाई, जांगीर, गुजर एवं अन्य जातियों का बाहुल्य है। और ये बूथ जैसे पुत्री पाठशाला का बूथ है, इंद्रमणि पार्क का बूथ है, ओसवाल पंचायत का बूथ है, आदर्श विद्या मंदिर के बूथ हैं, इस तरह के आसेरी गेस्ट हाउस का बूथ है। ये 33 जो बूथ हैं ये भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेटेड बूथों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें अग्रसेन नगर का बूथ भी है। तो क्या जो मंडेलिया समर्थक दावा कर रहे हैं कि हम शहर में 35,000 से ऊपर की लीड लेके आएंगे, तो क्या इन 33 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरलाल सहारण किसी भी तरह की कोई बढ़त न ले पाएंगे? यदि हम ये मान लें कि उन 35 बूथों में 1000 मतों की बढ़त रफीक मंडेलिया को हो सकती है। ऐसे में यह आश्चर्यजनक है कि रफीक मंडेलिया के समर्थक शहर में 35 से 45,000 वोटों की लीड मानकर अपनी जीत को मान रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। ग्रामीण क्षेत्र में अब से पहले चूंकि राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं और कांग्रेस की ओर से नियमित रूप से अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव लड़ता रहा है और जाट कम्युनिटी 50% या 60% राजेंद्र राठौड़ के चुनाव में विरुद्ध में रहा करती रही है। लेकिन इस बार हरलाल सहारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वे भी स्वयं जाति से जाट हैं, जो यहां पंचायत समिति में प्रधान रह चुके हैं और जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रिबिया, खंडवा, खासोली, बूटिया, सिरसला, रणवा की ढाणी, लोसना बड़ा, लोसना छोटा, दूधवा खारा, गिनड़ी, थालोड़ी, लालासर, भैरूसर, चलकोई, मोतिकाबास, बीनासर, ढाडर, सोमासी, खीवासर, मेहरावणसर, सातड़ा, देपालसर, शिवपुरा, श्यामपुरा, दांदू, खारिया, बालरासर, आथुणा, ढाणी पन्ने सिंह, ढाणी हुणतपुरा, ढाणी डीएसपुरा, जुहारपुरा, मोलीसर, जासासर,
सिरसली, बांसढाकान, शोदानपुरा, लादड़िया, ये वो गांव हैं जो पूर्णतया जाट डोमिनेटेड गांव हैं। इन गांवों में यदि पोलिंग बूथों पर सामने राजपूत सर नहीं उठाएंगे तो फिर रफीक मंडेलिया की ओर से पोलिंग बूथ पर सामना कौन करेगा? यह यक्ष प्रश्न है। तो साथ ही रिडखला, कोटवा ताल, कोटवा टिब्बा, कोटवा बणिरोतान, सैनाली, छोटी सैनाली, बड़ी ऊंटवाड़िया, चड़कोई, इंद्रपुरा, चारणवासी, बीकासी, जसरासर, धोदलिया, सिरसला, लोसना, गंटेल, कुणसीसर, रामपुरा रेणु, आसलखेड़ी, ये 20 जो गांव हैं ये राजपूत डोमिनेटेड गांव हैं। और चूंकि राजपूत परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। हां, यह बात सही है कि जब राजेंद्र राठौड़ यहां से चुनाव लड़ते हैं तो राजपूतों का जोश दोगुना चौगुना होता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें राजेंद्र राठौड़ ने, चूरू में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जाट को मैदान में उतारा है, तो राजपूत समाज में उत्साह की तो कमी हो सकती है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने हरलाल सारण को उम्मीदवार बनाया है, उनकी मनसा के विपरीत राजपूत समाज किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करेंगे, इसमें शंका है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम डोमिनेटेड जो गांव हैं वो राणासर, पीथीसर, सैजूसर, झारिया, खींवासर, पोटी, जसरासर, ये कुल 8 गांव हैं जिन्हें हम 10 भी मान के चल सकते हैं। इनके अलावा जाटों के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता नहीं के बराबर हैं। और जब राजपूत भी हरलाल सारण के साथ हैं तो 57 गांव ऐसे हो जाते हैं जो पूर्णतया एक तरफा रुझान दे सकते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गणित के हिसाब से। ऐसे में 35 शहरी बूथ और 57 ग्रामीण बूथ, इन दोनों में अलग अलग तरह के बढ़त के जो दावे किए जा रहे हैं उनका फैसला तो कल रविवार को दोपहर 11-12 बजे के करीब हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यह यक्ष प्रश्न है और इस यक्ष प्रश्न पर आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि 35 बूथ शहरी क्षेत्र के, जिनमें से अनुसूचित जाति जनजाति के वार्डों में कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है तो कहीं कांग्रेस भी बढ़त में हो सकती है। इस बार वो भारी रहेंगे या 57 ग्रामीण क्षेत्र के वो बूथ जहां पूर्णतया जाट और राजपूत डेमोन के प्रभाव वाले बूथ हैं, वहां कांग्रेस की ओर से मजबूती के साथ बूथ पर कौन कितना कर पाएगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये सब जानकारी आपके समक्ष हमने इसलिए रखी है कि भ्रांति से बचें और स्वयं इन गांवों की वस्तुस्थिति और इन बूथों, शहरी बूथों की वस्तुस्थिति और शहर में 33
उन बूथों की जो भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड बूथ हैं, उनका आकलन आप स्वयं करें। आपके पास आज की रात और कल दोपहर 10 बजे तक का समय है। बाद में तो दूध का दूध, पानी का पानी ईवीएम खुलने के बाद स्वतः ही हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।